अंग्रेजी तारीख के अनुसार जनवरी 2025 से लेकर के मार्च 2026 तक की अवधि में भूमंडल पर 3 सूर्य ग्रहण और 3 चंद्र ग्रहण होंगे। इस प्रकार इस अवधि में कुल 6 ग्रहण होंगे। विक्रमी संवत 2082 में 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण होंगे। इसमें भी एक खग्रास सूर्य ग्रहण और एक खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। 7-8 सितंबर तथा 3 मार्च 2026 का जो चंद्र ग्रहण है वो भारत में भी दिखाई पड़ेगा। आइए हम चर्चा करते हैं 14 मार्च 2025 को दिखने वाले खंडग्रास पड़ने वाले खंडग्रास चंद्र ग्रहण की। सबसे पहले बात करते हैं ये चंद्र ग्रहण दिखेगा कहां पर। यह खग्रास चंद्र ग्रहण दिखेगा यूरोप में, एशिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका महाद्वीप में और उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिका में दृश्य होगा। इसमें कासाब्लांका, डबलिन, लिस्बन, पेरू, न्यूयॉर्क, होनोलुलु, सैन फ्रांसिस्को, मॉन्ट्रियल, साओ पाउलो, ब्राजील, ब्यूनस आयर्स, हवाना, लॉस एंजलिस, शिकागो, ग्वाटेमाला, डेट्रॉइट, मैक्सिको, सैंटियागो, बुडापेस्ट, टोक्यो, रोम, स्टॉकहोम, एथेंस, मैड्रिड, पेरिस, ब्रुसेल्स, एम्स्टर्डम, लागोस में ये चंद्रग्रहण दिखाई पड़ेगा। और ग्रहण स्थानों में दृश्य ग्रहण का जो प्रभाव है लगभग 7 दिनों तक रहेगा। ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होने के कारण इसका कोई बड़ा महत्व नहीं है। चलिए आइए देखते हैं भारत मानक समय के अनुसार ये ग्रहण कब कब दिखाई पड़ेगा। भारतीय समय के अनुसार ग्रहण का स्पर्श होगा 9:27:28 से। खग्रास ग्रहण का आरंभ होगा 10:39:40 से। जो खग्रास ग्रहण है वो 11:56:06 तक रहेगा। ग्रहण का मध्य 12:28:43 तक रहेगा और ग्रहण समाप्ति 1:01:26 तक रहेगा। ग्रहण का मोक्ष 3:30:09 तक होगा और जो मैग्नीट्यूड है वो 1.178 का है। ग्रहण की अवधि लगभग 6 घंटा 3 मिनट है। भारतीय समयानुसार यदि ये दिन में ही हो रहा है इसका मतलब ये है कि भारत में इसका असर होगा नहीं। इसका मतलब भारत में इसके सूतक इत्यादि की चर्चा नहीं करनी चाहिए, सूतक इत्यादि का विचार भी नहीं करना चाहिए। आज चर्चा हम इसलिए ग्रहण की नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं कि जब मार्च के महीने में शनि राशि का परिवर्तन करेगा और मई के महीने में राहु राशि का परिवर्तन करेगा, तो मार्च से लेकर के मई के बीच में जो लगभग 50 दिन है, इन दिनों के बीच के में ही करीब करीब प्रारंभ में ही ग्रहण दिखाई पड़ता है। और ग्रहण भी बाई दिवे भारत को छोड़ करके यूरोप, एशिया के महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश भागों में, उत्तर और दक्षिण अमेरिका में, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, अंटार्कटिका में दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये ग्रहण उन देशों पे जरूर प्रभावी होगा जिन देशों में ये ग्रहण देखा जाएगा। 14 मार्च 2025 को पड़ने वाला जो ग्रहण है ये लगभग जो हमने बताया कि भारतीय मानक समय के अनुसार 9:27:28, तो इस समय उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा, शूल योग होगा और साथ में बौकरण और फिर बालवकरण होगा। मतलब ये होली धुरेड़ी के दिन पड़ने वाला ग्रहण होगा। और इस ग्रहण से प्रभावित लोग किन किन राशियों के किस किस तरह से प्रभावित होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि से 12वें स्थान में सूर्य यानी मीन राशि पर पड़ा हुआ सूर्य, 6ठे स्थान में चंद्रमा केतु इस राशि को हानि, अपमान, चिंता और परेशानी, शत्रु बाधा दे सकता है। वृषभ राशि वाले जातक लाभ और सिद्धियों की प्राप्ति कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि ये विशेष लाभ और कल्याण का कारण, प्रसिद्धि का कारण बनेगा। मगर कर्क राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं
कि जो मीन राशि पर पड़ा हुआ राहु है वो हानि, चिंता, उलझन और परेशानी दे सकता है, चोटें दे सकता है। यदि हम सिंह राशि वाले जातकों के लिए देखें तो ये राहु एग्जैक्टली 8वें स्थान में होगा, जो आकस्मिक चोट, हानि या परेशानी या बड़े लिटिगेशन दे सकता है। अगर हम कन्या राशि वाले जातकों के लिए देखें तो एग्जैक्टली ये राहु 7वें स्थान में होगा, मतलब लाइफ पार्टनर के साथ या पार्टनरशिप में या दूसरे इतर मामलों में हानि और चोटें या आकस्मिक परेशानियां दे सकता है। यदि हम तुला राशि की बात करें तो तुला राशि में हम देखते हैं कि 6ठे स्थान के जो राहु हैं वो जाहिरा तौर पर थोड़ा चिंता और शत्रु बाधा बढ़ा सकते हैं, मगर कुछ आकस्मिक लाभ की संभावनाएं थोड़ी बनती हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए हम देखें कि जो राहु है वो 5म स्थान में होंगे, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और 11वें स्थान में चंद्रमा, केतु। तो ये संतान को लेकर के थोड़ी चिंता दे सकते हैं, थोड़ी आकस्मिक हानि दे सकते हैं। यदि हम धनु राशि की बात करें तो धनु, मकर, कुंभ, मीन चतुर्थ स्थान में ये परिवार की चिंता या व्यवहार की चिंता या अपयश की संभावनाएं, आकस्मिक हानि या बड़े बूढ़ों को रोग की पीड़ा दे सकते हैं। अगर हम बात करें मकर राशि की तो मकर राशि से 3रे स्थान पर जो राहु है ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, भाग्य स्थान में केतु चंद्रमा के साथ में ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों को थोड़ा सा मानसिक अवसाद हो सकता है, पर कुछ लोगों को बड़े लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए हम देखते हैं कि एग्जैक्टली जो राहु है वो 2 और 8वें स्थान में बैठेगा। तो यहाँ पर कुछ आकस्मिक हानि या दाम्पत्य वियोग या कोई एसोसिएशन में कॉन्फ्लिक्ट की संभावना है, कोई आकस्मिक चोट मोच की संभावना है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में बड़ी परेशानियाँ दिखाई पड़ सकती है। बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि से राहु लग्न में ही होगा, 7वें स्थान में चंद्रमा होगा केतु के साथ में। ऐसी स्थिति में रोग, चिंता, व्याधि, शत्रुता और अनेक प्रकार की विषमताएं इसमें दिखाई पड़ सकती हैं। तो हम देख रहे हैं कि 14 मार्च को खंडग्रास चंद्र ग्रहण है, 29 मार्च को शनि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और फिर शनि मीन राशि में लगातार बने रहेंगे। और मीन राशि की चर्चा इसलिए क्योंकि मीन राशि पर राहु भी रहेंगे। ये राहु बदलेंगे 18 मई को। 18 मई को राहु जो है वो मीन राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 14 मार्च से लेकर 18 मई तक का जो समय है वो पूरी देश और दुनिया के लिए, खासकर यूरोप के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए या एशिया के लिए थोड़ा सा पैनिक हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या एक बड़े युद्ध की संभावनाएं हैं? जवाब है एकदम हाँ। बहुत तेजी से मेरा ख्याल है कि राहु को हम अगर 1.5 साल में एक परिवर्तन देखें और शनि को हम अगर 30 साल में परिवर्तन देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई 30 साल पहले मीन राशि पर शनि आया होगा और 1.5 वर्ष के हिसाब से अगर हम शनि को देखें तो मीन राशि पर जो 45 वर्षों में आया होगा। लास्ट टाइम जब शनि राहु का योग देखते हैं तो सन 68 में करीब ये शनि राहु का योग आया था, जब पूरी दुनिया में बड़ी परेशानियां आई थी। इस लिहाज से अगर हम देखें तो वर्षों बाद जो शनि राहु का ट्रांजिट हो रहा है, खासकर गुरु की राशि में, ये काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो सकता है। और उसी समय लग के एक ग्रहण भी पड़ रहा है, खंडग्रास चंद्र ग्रहण, और जो उन्हीं स्थानों पर पड़ेगा जो युद्धरत हैं। तो ऐसी स्थिति में इन देशों में प्राकृतिक आपदाओं के साथ युद्ध या दूसरी महामारी की विभीषिका की संभावनाओं से बिल्कुल भी इनकार नहीं। अब एक प्रश्न आता है कि क्या महंगाई भी बढ़ने वाली है? क्या जिन्सों पर असर पड़ने वाला है? हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें वर्षा थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ग्रहण के कारण प्रजा में तो क्षेम कल्याण रहेगा, मगर जो इंटेलेक्चुअल है वो काफ़ी ज़्यादा पीड़ित रहेगा, क्योंकि उनके पास में शायद नौकरी की कमी होगी, काम की कमी होगी, रेस्पेक्ट की कमी होगी। बारिश इस बार बहुत तेज़ी से होने वाली, मतलब हवा के साथ होगी, तो हो सकता है कि बादल आएँ और चले जाएं। तो इस तरह से देखते हैं कि बहुत तेज़ वर्षा की संभावना है और कृषि का उत्पाद भी बढ़िया होगा। धान्य यानी अनाज के जो भाव हैं वो साधारण रहने वाले हैं। दलहन, चांदी, मोती, सभी प्रकार की धातु, सफ़ेद कपड़े,
और धान्य, किराना वस्तुएं और इस तरह की जो चीज़ें हैं सभी हर्बल, यूनानी, आयुर्वेदिक औषधियाँ ये महंगी होती नज़र आ रही हैं। रुई के भाव में गिरावट हो सकती है। चावल, चना ये थोड़ा सा लाभ देगा, मतलब इनके कीमतों में फ्लक्चुएशन होगा। शिपिंग, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वेपन्स और साथ में औषधि निर्मात्री यानी मेडिकल बनाने वाली जो मेडिसिन बनाने वाली जो कंपनीज हैं, इनके कामकाज में काफ़ी ज़्यादा व्यवधान आएगा। सत्ता के केंद्र में बहुत सारे उपद्रव दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि शनि जो है वो दशमाधिपति है यानी राज्याधिपति है। जब उसके साथ राहु बैठे तो दुनिया के सभी राष्ट्राध्यक्षों के खिलाफ थोड़ा सा असंतोष प्रजा में बढ़ सकता है, तो इसका असर भारत पर भी दिखेगा। राजनीतिक विवाद बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ेंगे, क्योंकि शनि राहु दोनों का ही संबंध राजा और प्रजा से है, और ये जब दोनों एक साथ आएंगे तो निश्चित तौर प्रजा का असंतोष राजा को राजाओं के प्रति और राजाओं के पास में युद्धोन्माद की परिस्थितियां दिखाई पड़ सकती हैं। यहाँ पर बहुत जगहों पर उपद्रव की संभावनाएं हैं, मतलब सोशल वायलेंस थोड़ा सा दिखाई पड़ता है। इसमें हाई नेट वर्थ के जो लोग हैं मनी लैंडर्स हैं और किसान हैं, कुछ एक किसान या जो सैन्य वर्ग हैं, जो डिफेंस के जो सोल्जर्स हैं, ये इनको थोड़ी सी आकस्मिक हानि हो सकती है। जो ग्रहणग्रस्त देश हैं उनमें खासकर पश्चिम और दक्षिण के जो प्रांत हैं, इसमें दुर्भिक्ष, युद्ध, महामारी और साथ में उपद्रव, अग्निकांडों का बोलबाला ज़्यादा रहेगा। शारदीय कृषि की हानि हो सकती है। महिलाओं को लेकर के राजनीति में बड़े निर्णय होंगे और सभी प्रकार के जो व्यापारिक वस्तु जैसे सोना है, रत्न है, कपूर है, केसर, चांदी, मोती, सफ़ेद चीज़ें, उड़द, काली जो चीज़ें हैं, धान्य, लोहा, काले रंग की वस्तुओं में तेजी दिखाई पड़ती है। टैक्स चोरी और भ्रष्टाचार की घटनाएं अतिशय होने वाली हैं। तो कुल मिलाकर के जो 14 मई से लेकर के और क्षमा करेंगे 14 मार्च से लेकर के और जो 18 मई 2025 का जो सत्र मुझे दिखाई पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है कि यूरोप और पश्चिम देशों में इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। और जैसा कि मैं जानता हूं कि अमेरिकन इकॉनमी का पूरी दुनिया पर बड़ा प्रभाव है। अगर ये युद्ध एक्सपेंड करता है, जो रशिया वर्सेस यूक्रेन हो या फिर इज़राइल के साथ में इज़राइल का जो युद्ध है वो हमास हूती से होता हुआ लेबनान और लेबनान से आगे इधर टर्की और अब सीरिया, इस तरह से अगर हम युद्ध बढ़ता नज़र आ रहा हो तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि इसका असर अमेरिकी या फिर पूरी दुनिया के इकोनॉमी पे पड़ेगा और हम धीरे धीरे युद्धोन्माद के कारण तबाही के रास्ते पर चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये एपिसोड आपको डराने के लिए नहीं, वरन आने वाले दिनों में किस तरह ज्योतिष का तो पूरा विषय है, ज्योतिषामयनम चक्षु, भविष्य के गर्भ में झांकने की चेष्टा है। और खासकर इन दिनों में जब सारी दुनिया भयाक्रांत हो रखी है, ऐसी स्थिति में ये जानने और समझने की क्यूरियोसिटी है कि भाई आखिर क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ग्रहण और फिर शनि राहु का जो बृहस्पति का जो ट्रांजिट है, ये सब का सब संकेत है कि इस पूरी दुनिया में आने वाला समय ज़्यादा कठिन और ज़्यादा परेशानी भरा होगा। इस समय हमें धैर्य के साथ भगवान के नाम का संकीर्तन और एक दूसरे की सेवा करनी होगी, एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। आप देश और दुनिया का हाल देख ही रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको मिल करके इस संसार के कल्याण की प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलें। आपको हमारा ये एपिसोड अगर बहुत अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि महाकाल की कृपा आप पर बने रहे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।